क्या देश में दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं? जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि देश में दो प्रधानमंत्री होने चाहिए, एक जम्मू कश्मीर के लिए अलग से और बाकी पूरे देश के लिए एक अलग से। अब इस बयान के बाद बहुत सारे बयान आने चाहिए थे, आए भी। बीजेपी ने इसका विरोध किया। प्रधानमंत्री ने खुद एक भाषण में कहा कि भाई इतिहास में इसे मत देखिए, समय की जो घड़ी है वो आगे की ओर बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं। तो ये जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री पद का क्या मसला है? ये प्रधानमंत्री क्या सचमुच पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे वहां पे? अब देखिए, कहानी कुल मिला के यूं है कि जब हम आजाद हो रहे थे तो इस मुल्क में 560 से ज्यादा रियासतें हुआ करती थी। उसी तरह जम्मू कश्मीर भी एक रजवाड़ा था, राजशाही थी वहां पर, और वहां के राजा हुआ करते थे आजादी के वक्त 1947 में महाराजा हरि सिंह। उस दौर में एक प्रधानमंत्री उनके हुआ करते थे रामचंद्र काक। रामचंद्र काक पाकिस्तान समर्थक थे। वो चाहते थे कि भाई हम पाकिस्तान में जाएं ना जाएं, लेकिन भारत में तो बिल्कुल ही ना जाएं। तो आज़ादी से ठीक पहले तकरीबन 10 अगस्त 1947 के आसपास उनको हटा दिया गया। कहते तो हैं कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और एक तरह से वो संकेत था भारत के लिए कि जम्मू कश्मीर सचमुच भारत में आना चाहता है। और उस समय उमर अब्दुल्ला के दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जेल में थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और महाराजा हरि सिंह की बनती नहीं थी। कुल मिला के वो नेहरू की विचारधारा के करीब थे। जिन्ना का भी वो विरोध करते थे और राजशाही का तो करते ही करते थे। लिहाजा राजशाही के विरोध की वजह से वहां के राजा महाराजा हरि सिंह ने उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद कर रखा था। उस समय गौर कीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, उस वक्त जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। उस वक्त महाराजा हरि सिंह उसके राजा थे, जिनके पास पूरी शक्तियां थी। उसके बाद उनके प्रधानमंत्री थे। रामचंद्र काक के बाद प्रधानमंत्री बनाया गया मेजर जनरल जनक सिंह को। जनक सिंह एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे, क्योंकि असली व्यक्ति जिनको लाना था वो थे मेहरचंद महाजन। मेहरचंद महाजन बहुत ही अहम किरदार हैं इस पूरी कहानी के। वो कहें तो आजाद भारत के जम्मू कश्मीर में पहले प्रधानमंत्री थे। उनकी पृष्ठभूमि ये थी कि मेहरचंद महाजन एक वकील हुआ करते थे, बाद में लाहौर हाई कोर्ट में वो जज बने। काफी रसूख था उनका। मेहरचंद महाजन के बारे में आगे की एक और बात बता दूं कि आगे चल के वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने। तकरीबन सितंबर महीने में, सितंबर 1947 में मेहरचंद महाजन जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री के तौर पर काबिज हुए, बने, और उसके बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। और उसी के कुछ दिनों बाद जम्मू कश्मीर में पहला पाकिस्तान की तरफ से हमला शुरू हुआ। और उसी समय ऐसा कहा जाता है कि हरि सिंह ने भारत से गुहार लगाई और भारत ने उसको एक्सेप्ट किया और भारत में विलय हुआ, और उसके बाद से कहानी शुरू हो जाती है। लेकिन हरि सिंह और उनके जो प्रधानमंत्री थे मेहरचंद महाजन, खासतौर पे मेहरचंद महाजन का जो अकाउंट है वो बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के राजा बहुत दिन पहले से चाह रहे थे कि भारत में विलय हो जाए, समय रहते विलय हो जाए, लेकिन दिल्ली को ये मंजूर नहीं था। दिल्ली माने जवाहरलाल नेहरू को ये मंजूर नहीं था कि इस स्थिति में जब महाराजा वहां हो, मेहरचंद प्रधानमंत्री हो और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब जेल में हो, तब जम्मू कश्मीर का विलय भारत से हो। खैर, बातचीत हुई और आखिरकार समझौता यह हुआ कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को रिहा किया जाएगा और उनको एक इमरजेंसी सरकार बनाई गई। इमरजेंसी सरकार इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमला हो गया था, हमलावर लगातार आगे बढ़ रहे थे, तो एक इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेशन बनाई गई और उसका प्रमुख बनाया गया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। प्रधानमंत्री उस वक्त मेहरचंद महाजन भी थे और प्रधानमंत्री जैसी ताकतें और कमोबेश वही रुतबा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का भी था, और राजा हो गए हरि सिंह। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में जब जम्मू कश्मीर का विलय हुआ तो पहली जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी शक्ल कुछ ऐसी थी कि एक राजा
दो प्रधानमंत्री और उसके नीचे पूरा का पूरा कुनवा जो काम कर रहा था, ब्यूरोक्रेसी थी उनकी अपनी जो काम कर रही थी। इसके बाद जो पहली दिक्कत आई वो अंतरिम सरकार बनने पर आई। अंतरिम सरकार 1 महीने बाद ही शेख अब्दुल्ला ने कहा कि भाई ऐसा नहीं चल सकता, अब प्रधानमंत्री 2 नहीं हो सकते। और उन्होंने फिर बात की अपने दोस्त और एक तरह से मेंटोर कह लीजिए जवाहरलाल नेहरू से। जवाहरलाल नेहरू ने दबाव डाला सरदार पटेल पर, और मेहरचंद महाजन जो आगे चल के भारत के चीफ जस्टिस बने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, उन्हें कहा गया कि आप कृपया कर छोड़ दें तो बेहतर होगा राज्य के भविष्य के लिए। और मेहरचंद महाजन ने बहुत गरिमा के साथ अपना पद छोड़ा। अब राजा हुए हरि सिंह और उनके प्रधानमंत्री हुए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो पूरी राजनीति थी, जो उनका पूरा अस्तित्व था, वो राजा के विरोध पर था। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दबाव डाला प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर। अब जवाहरलाल नेहरू शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के दोस्त, जवाहरलाल नेहरू ये जानते थे कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला उनकी जो सेकुलर छवि है उसके सबसे बड़े प्रतीक है, कि एक मुस्लिम बहुल राज्य का नेता खुद ब खुद उनके पास चलकर आया है और उसने विलय में अपना समर्थन दिया है। ये एक बहुत बड़ी बात थी जवाहरलाल नेहरू के लिए। वो किसी भी हाल में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नाराज नहीं करना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने सरदार पटेल से बात की और सरदार पटेल ने राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह, उनकी पत्नी और साथ में उनके बेटे को दिल्ली बुलाया। सरदार पटेल ने कहा कि भारी मन से कहा कि परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि आप बहुत ज़्यादा दिन आप राज्य में रहें, इससे उलझनें पैदा हो रही हैं, दिक्कतें पैदा हो रही हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि कुछ दिनों के लिए आप राज्य छोड़कर चले गए, महारानी रोक ली। वो विचलित तो हुए, वो समझ गए कि समय की मांग क्या है। उन्होंने फैसला किया जाने का। अब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो प्रधानमंत्री थे, उनके जो रेजेंट हुए या राजा के जो प्रतिनिधि, वो राजकुमार कर्ण सिंह हो गए। अब यहां से राजनीति जो है बहुत ही रोचक मोड़ ले लेती है। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वजीर आजम थे जम्मू कश्मीर के, और भी दूसरे राज्यों में उस वक्त वजीर आजम थे, क्योंकि राजा महाराजा उस वक्त थे, उनका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ था। 52 में चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में नहीं, बाकी के राज्यों में लोकसभा के चुनाव हुए, प्रधानमंत्री के तौर पर चुने गए जवाहरलाल नेहरू। लेकिन उस वक्त जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव जरूर हुआ था, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चुनाव में शेख अब्दुल्ला ने बहुत मजबूती के साथ भारत के पक्ष में, और भारत के साथ जो विलय हुआ था उसके पक्ष में उन्होंने अपनी बात रखी। पाकिस्तान का बहुत विरोध किया, 2 नेशन थियरी का विरोध किया कि धर्म के आधार पे ये बंटवारा गलत है, ऐसा कहा, और स्वतंत्र नहीं रह सकते, ये बात भी उन्होंने बहुत साफ लफ्जों में कही। लेकिन शेख अब्दुल्ला किसी एक विचार पर बहुत ज्यादा दिन तक टिकते नहीं थे। उसी वक्त अमेरिका और ब्रिटेन जैसी जो ताकतें थी वो बहुत सक्रिय थी। जम्मू कश्मीर का मसला यूनाइटेड नेशंस में जा चुका था, और भारत का पुरजोर विरोध अमेरिका की तरफ से उस वक्त होता था जम्मू कश्मीर के मसले पर यूनाइटेड नेशंस में। उन्हीं के प्रतिनिधियों से कभी खुलकर कभी गुपचुप शेख अब्दुल्ला की मुलाकात हुई, और उनके मन में ये अरमान जागने लगे थे कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के नेता भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। इस बीच एक दिल्ली अग्रीमेंट भी हुआ, और उसमें यह फैसला किया गया कि हाँ, 2 निशान हो सकते हैं, 2 चिन्ह हो सकते हैं, झंडा भी रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हुई। सदर रियासत, वजीर आज़म, प्रधानमंत्री, ये सब पद नाम भी हो सकते हैं। बाकी के देश में चाहे जो कुछ भी हो रहा हो, जम्मू कश्मीर में ऐसा हो सकता है। उसी वक्त जनसंघ का आंदोलन भी शुरू हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस आंदोलन की अगुवाई की, और उन्होंने, और जम्मू के क्षेत्र में एक प्रजा परिषद आंदोलन चल रहा था, उन लोगों ने कहा कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे।
तब से यह मुद्दा है कि दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं अगर देश एक है तो प्रधानमंत्री तो एक ही होगा। और यहां से उनकी राजनीति फिर से अलग होने लगी, मुख्य धारा जो देश की मुख्य धारा की राजनीति है उससे। उन्होंने एक भाषण दिया रणवीर सिंहपुरा में, जिसमें कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, जो विलय पत्र है, वो सब कुछ नहीं है। और इन सब बातों की खबर जब जवाहरलाल नेहरू तक पहुंची तो उनको आखिरकार फैसला करना पड़ा। 8-9 अगस्त 1953 की दरमियानी रात होगी। एक रेजोल्यूशन पास किया शेख अब्दुल्ला की कैबिनेट ने, वहां की विधानसभा ने नहीं, या वहां की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो उस समय थी उसने नहीं, कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया और उन्होंने कहा कि हमें अब विश्वास नहीं है शेख अब्दुल्ला में, और शेख अब्दुल्ला को हटा दिया। अब किसे बनाया जाए मुख्यमंत्री, या उस वक्त प्रधानमंत्री ही था तो प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। तब भूमिका शुरू होती है बख्शी गुलाम मोहम्मद की। बख्शी गुलाम मोहम्मद जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बहुत ही मजबूत चेहरा हुआ करते थे। ऑर्गेनाइजेशन के आदमी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को खड़ा करने वालों में से थे। और बख्शी गुलाम मोहम्मद वो व्यक्ति थे जिन्हें कभी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लाहौर भेजा था बातचीत के लिए कि अगर हम पाकिस्तान में मिलते हैं तो हमें क्या रियायतें दी जाएंगी, हमें हमारे साथ क्या अरेंजमेंट हो, ये देखने के। और जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का समर्थन करने शेख अब्दुल्ला जा रहे थे तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने, ऐसा कहा जाता है कि उनसे पूछा कि शेख साहब आप बताइए कि ये फैसला आखिरी है या नहीं है, अगर इसके बाद आप पलटे तो मैं आपके साथ नहीं हूं, मेरे लिए ये फैसला आखिरी है। आप अगर विलय कर रहे हैं, इल्हाक कर रहे हैं तो ये अंतिम होना चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला ने कहा बिल्कुल अंतिम फैसला है, इस पे कोई दो राय की बात नहीं है। तब जाकर वो तैयार हुए। कुल मिला के बात यह है कि एक अलग तरह के कैरेक्टर थे वो उस वक्त की राजनीति में, और ऑर्गेनाइजेशन के आदमी थे। ऑर्गेनाइजेशन कैसे क्रिएट होता है वो करते थे, और शेख अब्दुल्ला के काफी करीबी थे, सेकंड मैन इन कमांड थे। उनकी काफी दिनों से ऐसा कहा जाता है कि बातचीत चल रही थी दिल्ली में, और उन्होंने ही एक तरह से बगावत की शेख अब्दुल्ला के खिलाफ, और शेख अब्दुल्ला को जाना पड़ा। लेकिन जब प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्ति की बात आई तो गुलाम मोहम्मद बख्शी ने कहा कि पहले आप शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार करेंगे, और जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मैं शपथ नहीं लूंगा। ऐसे हाल में आखिरकार जवाहरलाल नेहरू को अपने परम प्रिय मित्र शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तारी का आदेश देना पड़ा। खैर, बख्शी गुलाम मोहम्मद को अब याद नहीं किया जाता है। उनके जाने के बाद उन्हें गुमनामी में धकेलने के लिए, बदनामी में धकेलने के लिए, दफन करने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर जो